Good morning, children. Welcome to online classes of Scottish Public School. Today, we are going to start a new chapter of class 5, and that will be the history chapter 1. And the chapter number of this part of the book is 10 number. Chapter number 10 we are going to start today. So, this chapter is about the British Raj and the First War of Independence. How the British Raj established in India and when the First War of Independence started. So let's have a look at this. This is the first page of your chapter. Open your book on page number 73 and let's start this chapter. The British as traders. How the Britishers came to India as traders. Today we will just discuss that. Till a few centuries ago, India was known a land of great wealth and prosperity. Invaders came here from far and wide places. They came to India from far and wide places to buy spices, pearls, cloth, indigo, and precious stones. A long time, the trade between Europe and India was controlled by the Arabs, but eager to trade directly with India, several European explorers started searching for sea route to India. What happened? शुरुआत के दशकों तक कुछ 100 वर्ष पहले यानी 18वीं शताब्दी 17वीं शताब्दी तक भारत दुनिया का एक बहुत ही अमीर देश हुआ करता था। यहाँ पे सुख सुविधाएं तथा संपत्ति की कोई कमी नहीं थी। भारत सोने की चिड़िया कहलाता था उस ज़माने में। और जो भी व्यापार हमारा होता था तो अरब के लोग, सऊदी अरेबिया वाले लोग, वहाँ के व्यापारी हमारे देश से सामान खरीद कर ले जाते थे और इसको पश्चिमी देशों में, यूरोपियन कंट्रीज में सेल करते थे, जिनमें उनका मुनाफा जुड़ा होता था। इन बातों का ध्यान रखते हुए यूरोप के व्यापारियों ने सोचा कि हम क्यों ना सीधे भारत से ही व्यापार करें, जिससे कि हमारा मुनाफा बढ़ जाए और अरब को कमीशन दे रहे हैं, उनका जो परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट मिल रहा है वो हम बचा सकें। इसलिए बहुत सारे यूरोपियन एक्सप्लोरर्स ने भारत के लिए समुद्री मार्ग ढूंढना शुरू किया। In the year 1497 CE, the Portuguese explorer Vasco da Gama set out from Lisbon in Portugal and reached Calicut in Kerala 1 year later. क्या हुआ कि 1497 में एक पुर्तगाल एक कंट्री है, वहाँ का जो एक एक्सप्लोरर थे, खोजी थे, वो वास्को डी गामा नाम था उनका, वो भारत के लिए निकल पड़े 1497 में। और एक वर्ष बाद 1498 में भारत के केरल के तट पर कालीकट नामक जगह पर ये पहुँचे। He became the first European to find a direct sea route from Europe to India. His discovery helped the Portuguese establish trading bases in India. उसके इस एक्सप्लोरेशन से, उनके खोज से बहुत सारे पुर्तगाली जो व्यापारी थे उनको भारत में अपने व्यापार को स्थापित करने में मदद मिली। बहुत सारे लोग वहाँ से आकर यहाँ पे व्यापार करना आरंभ कर दिया। The trade with India turned out to be so profitable that all the Portuguese were soon followed by the traders from the other countries of Europe such as Dutch, the British and the French. पुर्तगालियों को देखकर दूसरे देशों के व्यापारियों के मन में भी यही इच्छा हुई कि वो भी भारत के साथ व्यापार डायरेक्ट करे और अपना मुनाफा वो बढ़ाए। देखिए यहाँ पे तस्वीर दी गई है, यही है वास्को डी गामा साहब। इन्होंने ही सबसे पहले भारत का रूट, समुद्री मार्ग भारत का पुर्तगाल से लेकर ढूंढा था 1498 में, यानी कुल मिलाकर के आज लगभग 500 कुछ 20 वर्ष के आसपास का समय गुजर चुका है। तो पुर्तगालियों को देखने के बाद बहुत सारे, जैसे कि डेनमार्क के व्यापारी, डच व्यापारी, अंग्रेज यानी ब्रिटिश व्यापारी और फ्रांस के व्यापारी, फ्रेंच व्यापारी भी भारत में अपना व्यापार बढ़ाने को देखने लगे। In 1600, a trading company called East India Company was established in Britain. Its main purpose was to carry and trade with India. It mainly brought spices, cotton, indigo and silk from India. 1600 की शुरुआत में एक विलायत में यानी ब्रिटेन में एक कंपनी का निर्माण किया गया, गठन किया गया, जिस कंपनी का नाम था ईस्ट इंडिया कंपनी। और इसे
इस उद्देश्य से गठित किया गया ताकि ये भारत से बहुत सारी चीज़ों को खरीदकर ब्रिटेन के मार्केट में ले जाएगी और मुनाफा कमाएगी, जैसे कि मसाले, नील और रेशम के कपड़े। In 1615, officials of this company visited the court of Jahangir, then Mughal Empire of India, and got permission to set up factories. 1615 के आसपास भारत में तब मुग़ल शासन चल रहा था और मुग़ल शासन जहांगीर हमारा उस वक्त का शासक हुआ करते थे भारत में। इनसे परमिशन ले लिया और भारत में कई कारखाने, फैक्ट्रियाँ डाल दी। इन फैक्ट्रियों को डालने का उद्देश्य था कि हम यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग प्रोडक्शन करेंगे और मुनाफा कमाएंगे। बाय 1690 द इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी हैड सेट अप फैक्ट्रीज इन मद्रास, चेन्नई, उड़ीसा एंड बंगाल। 1690 आते आते इनकी कई फैक्ट्रियाँ मद्रास में, उड़ीसा और बंगाल में खुल गईं। द यूरोपियन कंट्रीज competed with each other to gain control over the thriving trade with India. The British finally won this battle and by 1800 had become the main European country trading with India. 1690 के आसपास आते आते ये क्या हुआ कि धीरे धीरे आपस में ही यूरोपियन कंट्रीज में एक जंग जैसा छिड़ गया, जिसमें फ्रेंच कंपनीज थी, डच थी और ब्रिटिश थी, सब आपस में लड़ने लगे। लेकिन 19वीं शताब्दी की शुरुआत आते आते 1800 में सारे ही बाजार का कंट्रोल, पूरे व्यापार का नियंत्रण अधिकांशतः ये अंग्रेजों के हाथ में आ गया। ब्रिटिश ट्रेडिंग कंपनी ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथ में आ गई। फ्रॉम ट्रेडर्स टू रूलर्स, किस तरह से एक व्यापारी के रूप में भारत में इन लोगों ने प्रवेश किया, कैसे कैसे उन लोगों ने भारत को फिर रूल करना शुरू कर दिया, कैसे इसको कॉलोनाइज कर दिया, इसको अपना गुलाम बना लिया। बाय 1800 द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हैड स्टार्टेड इन ब्रिटेन। क्लॉथ विच यूज्ड टू बी वोवन बाय हैंड, looms now started at the home of the weavers, now started being made in the factories using machines. जब इस समय ऐसा आ चुका था 1800 की शुरुआत में, जब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन यानी कि औद्योगिक क्रांति की शुरुआत हो चुकी थी ब्रिटेन में, और जो हाथों से बुनकर जो कपड़े बुना करते थे घरों में, उस तरह के कपड़ों को मिलों में मशीनों के द्वारा बुना जाने लगा। इस तरह से औद्योगिक क्रांति आ चुकी थी इंग्लैंड में। These factories needed a steady supply of raw material as cotton could not be grown in Britain. The British started buying raw cotton from India and selling machine-made cotton cloth made in Britain in India. क्या हुआ? अंग्रेजों को मशीनों में, फैक्ट्रियों में, मशीनों के द्वारा जो बनाई जाने वाली जो कपड़े थे, जो बनाए जाने वाले कपड़े थे, इसमें कच्चे माल की आवश्यकता अनवरत चाहिए थी, एकदम कंटिन्यूसली चाहिए थी। और कॉटन, इंग्लैंड का ऐसा क्लाइमेट है, ठंडा क्लाइमेट होने की वजह से वहाँ कॉटन उगाया नहीं जा सकता था। कॉटन के लिए जो आइडियल टेम्परेचर और क्लाइमेट रिक्वायरमेंट होती है उस तरह की वहाँ पे नहीं थी, जो जोग्राफिकल कंडीशंस नहीं थी। इस वजह से क्या हुआ, इन लोगों ने भारत में कॉटन को भारत से ख़रीदना शुरू किया और यहाँ से कॉटन खरीद के ले जाते थे, उसको वहाँ पे बुनकर कपड़े बनाते थे, फिर बढ़िया फिनिशिंग वाले कपड़े लाकर भारत के बाज़ारों में बेचते थे महंगे दामों पर। This trade turned out to be so profitable, very profitable for the British, and it made them want more. इस तरह से ये धंधा उनके लिए, ये जो व्यापार था, ये बहुत ही लाभकारी सिद्ध हुआ और उन्होंने और ज़्यादा कमाई करने की इच्छा बढ़ती चली गई उनमें। The British soon realized that they could not control the Indian rulers. They could control the Indian rulers and acquire land in India. They could increase their profits. इन लोगों ने सोचा कि हम किसानों से जो कॉटन खरीद रहे हैं तो हमें पैसे लग रहे हैं, क्यों ना हम कुछ ज़मीन को ही अपने कब्जे में ले लें, ज़मीन को एक्वायर कर लें और उस पर कॉटन की खेती करवाएं, जिससे कि हमारा प्रॉफिट का परसेंटेज जो है वो थोड़ा इंक्रीज हो जाए और ज़्यादा प्रॉफिट कमा सके। द ब्रिटिश यूज डिफरेंट मेथड्स टू गेन कंट्रोल ओवर द इंडियन किंगडम्स। भारतीय राज्यों पर, भारत के छोटे छोटे जो राज्य हुआ करते थे उस जमाने में, नवाबों और बादशाहों और राजाओं के पास, उन पर धीरे धीरे नियंत्रण बनाना अंग्रेजों ने शुरू किया। Some they defeated in battle and some they took over forcibly using unfair methods. कुछ को उन लोगों ने युद्ध में हराया, कुछ नवाबों को, राजाओं को, और इस तरह से क्या हुआ कि कुछ को उन लोगों ने कूटनीति से, गलत नियम से, गलत नीति से उन लोगों ने कब्जा कर लिया कुछ राज्यों पर। The first major victory of the British came in 1757 when under the leadership of Robert Clive, the forces of the English East India Company attacked
and defeated Nawab of Bengal Sirajuddaulah at Palasi in Bengal इन बंगाल। पहली बार इनको एक बड़ी जीत तब हासिल हुई जब इन्होंने रॉबर्ट क्लाइव की अध्यक्षता में, उनके वो एक सेनापति थे जिनके सेना के अध्यक्षता में सेना के पहल पर उन लोगों ने हमला किया। नवाब ऑफ बंगाल सिराजुद्दौला को उन्होंने पलासी के युद्ध में हरा दिया। ओवर नेक्स्ट 100 years फ्रॉम 1757 to 1857 द ब्रिटिश ब्रॉट मोस्ट इंडिया अंडर देयर कंट्रोल। अगले 100 वर्षों में 1757 से लेकर 1857 तक भारत के अधिकांश हिस्सों को उन्होंने अपने कब्जे में ले लिया, उन पर अपना आधिपत्य जमा लिया, अपना कंट्रोल गेन कर लिया। द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस बट सून एंगर अगेंस्ट द ब्रिटिश स्टार्टेड ग्रोइंग अमंग द इंडियन पीपल। इस बात से भारतीयों के दिल में अंग्रेजों के खिलाफ नफरत फैलनी शुरू हो गई। उन लोगों के मन में उनके खिलाफ एक गुस्सा भड़क उठा। This growing unhappiness and anger finally led to the revolt or uprising in 1857. This revolt came to be known as the First War of Independence or the Revolt of 1857. What were the causes of this growing anger? तो पहली बार जो हुआ कि लोगों के अंदर एक गुस्सा फूट पड़ा और 1857 की क्रांति हुई। इसे ही भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम कहा गया, या इसे रिवॉल्ट ऑफ 1857 यानी 1857 का विद्रोह भी कहा गया। कॉजेज ऑफ रिवॉल्ट, इसके कारण क्या थे? पॉलिटिकल कॉजेज थे, सोशल कॉजेज थे, इकोनॉमिकल कॉजेज थे, रिलीजियस कॉजेज थे। इसके बारे में हम एक एक करके आगे पढ़ेंगे। पॉलिटिकल कॉजेज में क्या था? मेनी इंडियन किंग्स एंड नॉबल्स हैड लॉस्ट देयर टाइटल्स, पोजीशन एंड टेरिटरी। दिस मेड देम एंड द पीपल ऑफ देयर किंगडम फील बिटर एंड रेसेंटफुल। क्या हुआ? जब राजाओं से उनके अधिकार छीने जा रहे थे, उनके इलाके छीने जा रहे थे, इससे क्या हुआ कि लोगों में भी गुस्सा फूट पड़ा और लोग भी इस बात से नाखुश थे कि अंग्रेज ये कर रहे थे। साथ ही साथ ये हुआ कि लोगों में ये गुस्सा तो हो ही रहा था। इसी तरह से एक मराठा के एक शासक थे जिनका नाम नाना साहेब था, और झांसी की रानी जो क्वीन ऑफ झांसी मानी जाती है, इनका राज्य इसी गलत नीतियों के कारण, गलत हथकंडों से अंग्रेजों ने अपने कब्जे में ले लिया। तो इस तरह से गुस्सा बढ़ता गया। तो ये तो कुछ पॉलिटिकल कॉजेज थे। आगे हम लोग पढ़ेंगे अगले लेक्चर में आगे की बाकी सारे सोशल और इकोनॉमिकल कॉजेज। यहाँ पे एक और फैक्ट्स दिया गया है जिसको आप जानेंगे क्या है। नो मोर द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, औद्योगिक क्रांति क्या थी, इसके बारे में हम देखेंगे। The Industrial Revolution refers to the Yes, industrial refers to the period between 1750 to 1850. It means ये जो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का जो पीरियड माना जाता है, ये 1750 से 1850 माना जाता है ब्रिटेन में। When a series of inventions completely changed the way of people lived and worked, जिस तरह से लोगों की जीवन शैली थी, कार्यशैली थी, उनको पूरी तरह से बदल कर रख दिया। The invention of the steam engine made it possible for the factories to run large machines on just coal and water. कोयले और पानी की मदद से बड़ी बड़ी मशीनें चलाई जानी संभव हो चुकी थी स्टीम इंजन के द्वारा। Each of these machines could do work of the several workers. Now goods like clothes, which were earlier made by the people's homes using the simple tools, were made in the factory using machines. क्या हुआ कि जो मशीनें हाथ से, जो लोग हाथ से कपड़े बुना करते थे, अब वो लोग मशीनों से फैक्ट्रियों में बुनने लगे। धन्यवाद। आज यहीं तक, और आगे हम नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे इस चैप्टर को। तब तक मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि आप इस चैप्टर का ए और बी को बना कर रखें, रफ कॉपी में हमें भेजें आज शाम 6 से 7 के बीच। धन्यवाद।